जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10, एक कदम सफलता की ओर, जो कि आपकी चैनल की टैगलाइन है। और निश्चित रूप से ये जो है ये अपनी कहावत को या अपनी लाइन को सिद्ध करती है। एक एक करके जो आज हम 10वें पायदान पे पहुंच चुके हैं और इस सीरीज में आप लोग का उत्साह देखते ही बनता है कि इतने विषम परिस्थितियों के बाद भी जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन के लिए आप उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है ना। कौन एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जार्डिन आपको दिया है, इंडोनेशिया दिया है, बांग्लादेश दिया है या फिर इराक दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, देखिए, एशिया महाद्वीप में 2 बड़े देश हैं, जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी। सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में, आपका चीन, और चीन के बाद जो आपका भारत है। तो ये 2 सर्वाधिक आबादी वाले देश है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है कौन है, तो तीसरा जो सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, और वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश, इसकी राजधानी, वर्तमान राजधानी नूर संतारा और पहले जकार्ता थी, और जकार्ता में ही जो है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का जो समूह है, एशियान, है ना। एशियान आप पढ़ते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं ना। एशियान की स्थापना जो है 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। पहली चीज़, इंडोनेशिया के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो आपका ये देश है विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश, दक्षिण एशिया का देश है, और इसे आप नदियों के देश के नाम से भी पुकारते हैं। इराक पश्चिमी एशिया का देश है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। और साथ ही साथ जो जार्डिन आपका है वह पश्चिमी एशिया का देश, और यहाँ की राजधानी अम्मान है ना। तो सबसे अधिक आबादी वाला तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया है, स्पेशली एशिया महाद्वीप में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, विश्व में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। देखिए, दिया गया है, एक मिनट, सॉरी। देखिए, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे आपका दिया गया है। यहाँ पे निम्नलिखित में किस शहर में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बंगलौर है, नोएडा है, गुरुग्राम है या फिर लखनऊ है। तो किस शहर में पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए, है ना। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में जो है भारत का पहला साइबर स्टेशन की स्थापना की गई थी। पहली चीज़ हो गई। बंगलौर को आप साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, भारत का वैज्ञानिक शहर कहा गया है। सिलिकॉन स्टेट यानी सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी बगीचा, भारत का बगीचा कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। ये तो बंगलौर की बात हो गई। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, हरियाणा या दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है, और पहले इसका जो नाम था गुड़गांव था, है ना। आरंभ में इसका नाम गुड़गांव था, वर्तमान समय में इसी को आप जो है गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या कह लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है, और एकमात्र ऐसा मुख्यालय भारत में विश्व स्तर पर, अगर पूछा जाए कि केवल एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, तो आपका ISA होगा, है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और एशिया का प्रथम बायोटेक पार्क जो है आपका इसी लखनऊ में स्थापित किया जाता है। चलिएगा, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दिवस भी आपसे पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ऑप्शन जो आपका दिया गया है 14 सितंबर, 27 सितंबर, 7 अगस्त या फिर 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है।
तो विश्व हिंदी दिवस के लिए जो प्रश्न का उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा 10 जनवरी आपका उत्तर सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब उत्तर आपका तुरंत चेंज हो जाएगा और तब आपका हो जाएगा 14 सितंबर। दोनों में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जनवरी में 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। सॉरी, देखिए बी आपका जो दिया है यहाँ पे 27 नंबर। 27 सितंबर को क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका है। 7 अगस्त को 2 आपके दिवस होंगे, एक तो आपका भाला दिवस है और एक आपका जो है हथकरघा दिवस है। पूछा गया था एक दिवस, मैंने आपको बताया 6 दिवस, और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन की व्याख्या मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। वन लाइनर चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ऑप्शन को भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि पौधों में पानी एवं पोषक तत्वों के परिवहन हेतु प्रयोग होने वाले उत्तकों को किस नाम से जाना जाता है। फ्लोएम दिया है, कोलेनेकाइमा दिया है, जाइलम दिया है और स्क्लेरेंकाइमा दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कौन होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर होने जा रहा है सही। नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी, जल की बात हो रही है ना। पौधों में पानी एवं पोषक तत्व, जी हाँ, जल के लिए जाइलम आपका होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका जाइलम सही होगा, यानी जड़ से फलों तक या फूलों तक जो आपका पदार्थ पहुँचाया जाता है वह जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा जो है वापस रिटर्न होता है ना। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 की बात करिएगा, सॉरी 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्न को सुमेलित करना है, कैसे करेंगे। एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ आपकी मुख्य नदी है। सहायक नदी को बताना है किस नदी की सहायक होगी। देखिए सहायक नदी में 4 आपका है, तेल नदी, इंद्रावती, चंबल और तवा। मुख्य नदी में 4 आपका है, गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है और आपका यमुना है। इसको मिलान पहले करते हैं फिर देखते हैं कौन सही है ना। देखिएगा तेल नदी किसकी सहायक है, तो आप बताइएगा महानदी की सहायक है, यानी ए का 2 हो जाएगा। इंद्रावती किसकी सहायक है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक है, इसका जो है 1 हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है और इसका 4 हो जाएगा। और तवा नदी किसकी सहायक है, तो नर्मदा की सहायक है और इसका जो है 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही सिनेरियो निकल के आपका आ रहा है 2 1 4 3, और 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। 2 1 4 दिन मतलब तेल महानदी की सहायक, इंद्रावती गोदावरी की सहायक, चंबल यमुना की सहायक और तवा जो है नर्मदा की सहायक होगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। 6 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। न्यूयॉर्क, वियना, द हेग और पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क है, वियना है, द हेग है और पेरिस है। तो इस प्रश्न का मैं पहले सही उत्तर आपको देता हूँ, फिर चारों मुख्यालय पर चर्चा करता हूँ। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, है ना। पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, और द हेग कहाँ पड़ता है, तो वो आपका नीदरलैंड में, है ना। पहली चीज पूछा जाए न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में एक मुख्यालय आपका पड़ता है, याद रखिएगा, यूनिसेफ, UNICEF, है ना। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ का संगठन है यूनिसेफ, और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये जो है इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। वियना की बात करिएगा तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और यहाँ पे जो है IAEA, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, है ना। पेरिस जो है आपकी राजधानी है वह फ्रांस की, और यहाँ पे किसका मुख्यालय है, तो आप बताएंगे यूनेस्को का, UNESCO, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन
इंटर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनेस्को का मुख्यालय। तो ये चारों ही संस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपसे पूछी जाती रही हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिलहाल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर आपका हो जाएगा द हेग। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संविधान लिखा है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, इसको आप संविधान पढ़ेंगे ना। भारतीय संविधान का मुख्यालय, ये जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला संविधान यहाँ लिखा है आपका होगा संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का शपथ, या फिर भारत का अटॉर्नी जनरल, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी 66 आपका, इसको ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल की अगर बात कर लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। चलिएगा, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। 1972, 1969, 1977 या फिर 1980। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, आप बताएंगे। 1972 में, ऑप्शन ए। और किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिस्टीना लेगार्ड है वर्तमान समय में IMF की जो अध्यक्ष हैं, इनका संबंध किस देश से है, यह आपसे पूछा गया है। फ्रांस दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, ग्रेट ब्रिटेन दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। क्रिस्टीना लेगार्ड किससे संबंधित है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट, फ्रांस से ना। पहुंच गए हम लोग आधे रास्ते। ये आपका हो गया आधा पूरा, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 20। 10वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। निश्चित रूप से जो है आधा रास्ता हो चुका है और इतना ही अभी आपको चलना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपका जो है विटामिन से लिया गया है, यानी साइंस से लिया गया है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए विटामिन के दिया है ना, सॉरी हाँ, विटामिन के यहाँ पे दिया गया है। विटामिन, एक मिनट, सॉरी, देखिएगा ये चीज़ है ना, विटामिन के आविष्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? DG एंडेम दिया है, EC कैंडल दिया है, कार्ल लिनियस दिया है और स्टीफन मूर दिया है। विटामिन के का आविष्कार किसने किया था और नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया है? साइंस का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको बता रहे हैं, निश्चित रूप से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। DG एंड डेम है ना। विटामिन के की अगर बात कर लीजिएगा तो ब्लड क्लॉटिंग में यह विटामिन जो है, रक्त का थक्का बनने में ये विटामिन जो है सहायता प्रदान करता है। प्रैक्टिस सेट 10, एक कदम सफलता की ओर, हर जगह लिखा गया है। मोटिवेशनल टैग लाइन आपकी होगी ताकि इसको आप पढ़ें और निश्चित रूप से जो है आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जो कि आपको लक्ष्य में सहायता प्रदान करे, है ना, लक्ष्य प्राप्ति में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड संभाग का हिस्सा है, यह आपसे पूछा गया है। औरैया दिया है, एटा दिया है, महोबा दिया है और संत कबीर नगर दिया है। बुंदेलखंड में कौन सा जिला पड़ता है, यह आपसे पूछा गया है और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पूरा मैपिंग के थ्रू बताया है, कहाँ बुंदेलखंड है, कहाँ अवध का क्षेत्र है, कहाँ पूर्वांचल है, कहाँ ब्रजभूमि क्षेत्र है, कौन कौन से जिले आते हैं, वो हमने आपको बताया है। तो ये प्रश्न भी आप गलत तो नहीं करेंगे। औरैया आपको दिया है, एटा दिया है, महोबा दिया है और संत कबीर नगर दिया है। देखिए औरैया की बात करिए तो औरैया जो है आपका अवध क्षेत्र में आ जाए, कानपुर के उत्तर में आपका पड़ता है। एटा पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है। संत कबीर नगर गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्वांचल में आ जाएगा। इसमें जो महोबा है ना,
महोबा जो है यह जिला आपका बुंदेलखंड में हिस्से में आएगा और महोबा प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ना। पान की खेती के लिए जाना जाता है और यहीं पे कजली महोत्सव भी आपका मनाया जाता है ना। तो महोबा की बात हो गई। अच्छा, महोबा के अलावा अगर देखा जाए झांसी, ललितपुर, जालौन है ना, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर, मतलब लगभग 8 जिले टोटल हैं। 8 जिले हैं जो कि बुंदेलखंड संभाग में आते हैं और बुंदेलखंड जो है इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से कम 8 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका ... दिया है थी, जिसे 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है ना। उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का नाम पूछा है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो 1874 में। ऑप्शन में दिया है बालबोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद या फिर उद्दंड मार्तंड, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए अगर आप बात करते हैं उद्दंड मार्तंड की, तो उद्दंड मार्तंड जो है आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है ना। ये तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता है। पहली पत्रिका की बात हो रही है, कौन सी थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाल बोधनी। 1874 में इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था और प्रदेश की पहली पत्रिका, है ना। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यह आपसे पूछा गया है ना। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1930, 1935 या फिर 1969, है ना। 4 ऑप्शन, चारों से ही प्रश्न बनेंगे। देखिएगा स्थापना की बात करिए तो आरबीआई की स्थापना होती है कब? 1935 में। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। तो आरबीआई से 2 ऑप्शन याद रखिएगा, एक तो 1935 जबकि इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो 1949 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आरबीआई के पहले गवर्नर, है ना, पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। आरबीआई से 4 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्थापना वर्ष पूछेगा 35 बताइएगा, 1935। राष्ट्रीयकरण इसका पूछेगा 1949 बताइएगा। और आरबीआई के भारतीय गवर्नर और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 1969 की अगर बात करिएगा तो 1969 जो आपका है 14 जो है आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ 1969 में, है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इस जिले से संबंधित हैं। कहाँ से हैं भाई? चलिए, सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इस जिले से संबंधित हैं। इटावा, एटा, फिरोजाबाद या फिर मैनपुरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इनायत खान का संबंध किससे है? इटावा से है। एटा में आपका क्या है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार पड़ता है, पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। फिरोजाबाद जमुना किनारे है, सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है, कांच उद्योग के लिए फेमस है आपका, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 15 की बात करिएगा। एक तरफ आपको दिया गया है अभ्यारण्य का नाम और एक तरफ आपका दिया गया है किस जीव के लिए वो फेमस है, प्रसिद्ध है ना। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है, बिल्कुल है। कच्छ अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए फेमस है। भितरकनिका कछुआ के लिए फेमस है और उपयुक्त सभी सुमिलित है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? वह सही सुमिलित होने जा रहा है। सभी की सभी देखिए, काजीरंगा पड़ता है असम में, है ना। काजीरंगा असम में है, जोरहट जिले में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कच्छ अभ्यारण्य गुजरात में जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है और यही गुजरात में गिर याद रखिएगा, गिर भी आपका पड़ता है और वह भी एशियाई शेरों के लिए फेमस है, बब्बर शेर के लिए फेमस है। भितरकनिका उड़ीसा में है और ऑलिव रिडले नमक कछुआ के लिए जाना जाता है और ये सब के सब जो है फेमस है ना। इनके अलावा अगर हम बात करें हंगुल के लिए या हंगुल के लिए कहिएगा या बारहसिंघा के लिए कहिए, दजीराम अभ्यारण्य है। जंगली गधों की बात करिएगा, जंगली हाथियों की बात करिएगा तो जंगली हाथी आपका पेरियार में यानी केरल में और राजाजी उद्यान में भी आपको मिलती है। तितली के लिए अगर बात करिए, वनहट्टा राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पड़ता है? बंगलौर में, ठीक है।
इसके अलावा साइबेरियन पक्षी के लिए बहुत ही फेमस है, राजस्थान में चले जाइएगा तो आपका पड़ता है केवलादेव घाना पक्षी विहार, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछते हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। सबसे छोटा अगर आपसे पूछ दे तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो है आपका प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, नैनीताल में स्थित है। हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था और 57 में इसका नाम चेंज हो गया, जिम कॉर्बेट पड़ा, और 2021 में पुनः इसका नाम चेंज हुआ। वर्तमान में इसको आप रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी, इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? रघुपति सहाय दिया है, द्वारिका प्रसाद दिया है, विशन नारायण दिया है और नवल किशोर दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था, तो उत्तर आपका हो जाएगा रघुपति सहाय, है ना। प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। जनजातियों से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सपेरा समुदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। सहरिया जनजाति दिया है, स्वांगला दिया है, कालबेरिया दिया है और आपका संथाल दिया है ना। कौन सी जनजाति संबंधित है सपेरा समुदाय से, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये सपेरा सांपों को पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है, ऑप्शन सी बताइएगा, कालबेलिया। पाई कहाँ जाती है, तो राजस्थान, और राजस्थान में कालबेलिया याद रखिएगा, सांपों को पकड़ती है। सहरिया कहाँ पाई जाती है, बैगा सहरिया, ये सब मध्य प्रदेश राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं, ठीक है। स्वांगला जनजाति हिमाचल प्रदेश की है और संथाल जनजाति आपकी जो है वह झारखंड में पाई जाती है, ठीक है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी का संबंध किस जिले से है, यह भी आपके लिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन होगा, करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चूंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि आपके पेपर में किसी न किसी पन्ने पर आपको दिखाई देने वाला है ना। विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी का संबंध किस जिले से है, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा या फिर शामली, है ना। देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चर्चा में थे, बहुत ही फेमस गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज, सारे टूर्नामेंट में अच्छे गेंदबाजी किए और जिसकी वजह से हम पहुंचे थे कहाँ पे, फाइनल में। इनका संबंध किससे है, ऑप्शन सी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर अमरोहा से बिलोंग करते हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। चर्चा में थे, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी, है ना। रामपुर किस नदी किनारे पड़ता है, रामपुर गंगा किनारे है, चाकू उद्योग को ले जाना जाता है। मुरादाबाद गंगा किनारे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। शामली प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला और दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां, है ना, 23वां और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है, यानी नवीनतम जिला है आपका शामली। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह आपसे पूछा गया है ना। कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, देवरिया, संभल, बलिया या फिर बलरामपुर। नेपाल के साथ स्पर्श करने वाला जिला कौन है, 7 ही जिले हैं, आपको याद रखना होगा। एक तो पीलीभीत याद रखिएगा, नेपाल के साथ कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं, एक पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, है ना। पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले जो है टच करते हैं। अब इसमें से जो आपको मिल जा रहा है उसको देख लीजिएगा, और मुझे यहाँ लग रहा है कि मिल कौन रहा है, बलरामपुर इसमें सामने आपका उत्तर निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी, बलरामपुर आपका यहाँ पे टच करता है, बाकी नेपाल को टच नहीं करते हैं, है ना। बलरामपुर की बात कर लीजिएगा, बलरामपुर में देवी पाटन मेला का आयोजन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हैं। देवरिया में कुछ खास तो नहीं है, बलिया में ददरी मेला आपका है, उसका आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, आज के इस महायुद्ध का, है ना, प्रैक्टिस सेट 10, एक कदम सफलता की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित हर दिन की तरफ जैसे जैसे आपके सेशन ख़त्म हो रहे हैं, आप एक एक कदम जो है अपने
लक्ष्य के प्रति आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। आइए, किस महाद्वीप से कर्क वृत्त और विषुवत वृत्त और मकर वृत्त तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जाता है ना। अब देखिएगा, पहले तो प्रश्न का उत्तर और फिर एक्सप्लेनेशन। 3 रेखाएं अगर हम बनाएं पृथ्वी को, अगर हम यहाँ बनाते हैं पृथ्वी को कुछ ऐसे, ये तो बन गई आपकी पृथ्वी। अब यहाँ पे क्या है, बीचों बीच आपकी जाएगी विषुवत रेखा, यहाँ से आपकी जाएगी कर्क रेखा और यहाँ से आपकी जाएगी मकर रेखा, है ना। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क हो चाहे विषुवत हो चाहे मकर हो, है ना। ये तो आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए, एक शब्द आप याद रखिएगा, एक नदी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे माँ काली एक शब्द याद रखिए पहले ना, माँ काली। माँ काली देवी जी हैं और देवी जी हमेशा आपकी सहायता करती हैं और एग्जाम में भी आपकी सहायता करेंगे। माँ से याद रखिएगा माही, ठीक है, माँ से याद रखिएगा माही नदी, क से याद रखिएगा कांगो नदी और ली से याद रखिएगा लिम्पोपो। यह 3 नदियां हैं जो क्रमशः कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती हैं। फिर से देखिए, माही नदी कर्क रेखा को, कांगो या जायरे विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछ दे विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील कौन है, आप बताइएगा, विक्टोरिया झील। आपसे पूछ दे कर्क रेखा पे कौन सी झील स्थित है, आप बताएंगे नासिर झील जो कि मिस्र में स्थित है। और अगर आपसे ये पूछ दे कि कौन सी रेखा या कौन सी झील जीएमटी रेखा पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे कौन सी झील जीएमटी यानी 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका था, किस महाद्वीप से कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो मैंने बता ही दिया है, अफ्रीका। आपको ये बताना है कि जीएमटी रेखा पे, ग्रीनविच रेखा पे कौन सी झील स्थित है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन, बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले दिन पुनः नए जोश के साथ आपके सामने 20 नए बेहतरीन प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।